मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। तो दोस्तों चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। तो आसिफ भाई, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और चुनाव से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कि अब की बार भाजपा 400 के पार। उनके इस नारे को संज्ञान में लेते हुए उनके जो नेता हैं, जो सांसद है, वो भरी सभा में मतलब उन्होंने ये ऐलान करने लगे कि अगर भाजपा 400 के पार आएगी तो भारत के संविधान को बदल दिया जाएगा। तो कैसे देखते हैं आप मोदी जी के सिनारियों का, उनके नेताओं ने जो कहा संविधान बदलने की जो बात थी, उस बारे में आपका क्या कहना है? मोइन भाई, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा मतलब अपनी तरफ खींचना चाहता हूं। जैसे आपने बात की है संविधान की, तो आज जो लड़ाई चल रही है, जो आज 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं है। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। अगर संविधान हम लोग नहीं बचा पाए तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र हमारे हाथ से चला जाएगा। बोलने की आजादी, लड़ने की आजादी जो हम लोगों को जो संविधान ने दिया था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को बराबरी का हक दिया था, ये हक हमसे कहीं ना कहीं चला जाएगा और तानाशाही का दौर जो है वो इतना बुरा चालू हो जाएगा। आज जो लोग कहीं ना कहीं जो भक्त बने फिर रहे हैं, उनको शायद ये चीज पता ही नहीं है। उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो भाजपा सरकार कर रही है, धार्मिक लड़ाई लड़ रही है, मुसलमानों के ऊपर ये मतलब टारगेट कर रहे हैं। लेकिन शायद इनको नहीं मालूम है कि निचली कास्ट के जितने भी लोग हैं, दलित, ओबीसी, एससी, ये जितने लोग हैं मोइन भाई, मुसलमानों से ज्यादा तकलीफ में हमारे ये भाई लोग आ जाएंगे। इनकी कम्युनिटी आ जाएगी। जो आज इन लोगों को जो आरक्षण मिलते हैं, जो सरकार की तरफ से इन लोगों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, इन लोगों के जीवन के लिए, हर चीज के लिए जो इन लोगों को जो एक संवैधानिक तरीके से जो इनको आरक्षण मिला गया है, ये सारे आरक्षण खत्म हो जाएंगे। और मोइन भाई, आप अच्छे से जानते हो मुसलमानों को आरक्षण के नाम पे क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। ये आप भी जानते हो, देश की सारी मीडिया भी जानती है और बाकी लोग भी जानते हैं कि मुसलमान जो है ये आरक्षण के बेस पे जिंदा नहीं है। लेकिन जहां पे लोगों को आरक्षण की जरूरत है, उन लोगों से वो आरक्षण चला जाएगा। बोलने की आजादी चली जाएगी, सामने बैठने उठने की, साथ में बैठने उठने की, साथ में खाने पीने की आजादी छीन जाएगी। ये जो मुट्ठी भर लोग हैं जो आज ये सपना लेके चले कि अब की बार 400 पार, और 400 पार होंगे तो हम संविधान खत्म कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। पहले तो किसी के बाप की ताकत नहीं इंशाअल्लाह ताला कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को खत्म करे। और अगर ऐसी कोई हरकत हुई भी देश के अंदर, तो मोइन भाई मैं ये आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं इंशाअल्लाह कि आने वाले कल में दलित, ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम, उनके साथ में कुछ सिख भाई भी आ जाएंगे, उनके साथ में क्रिश्चियन कम्युनिटी भी आ जाएगी। क्योंकि सारे लोग आज की तारीख में यही लेकर एक मोनोपोली यही लेकर के चल रहे कि भाईचारा देश का बर्बाद ना हो, देश का संविधान खत्म ना हो, देश के डेमोक्रेसी पे, लोकतंत्र के ऊपर किसी किस्म की कोई आंच ना आए। जमीर में मेरा आपसे सवाल है कि अभी तक का लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 2 चरणों के जो चुनाव हुए उसके अंदर वोटों का जो परसेंटेज था काफी कम आया है। ऐसा लोगों का मानना है कि ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। आप कैसे देखते हैं इसे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारा जो न्यूज़ है कवर किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की हवा चल रही है और ये चीज़ जो है सारों को पता, मतलब वो बीजेपी वाले भी देख रहे हैं कि भाई ये 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर जो है हमारी कांग्रेस और हमारी इंडियन अलायंस जो है वो मतलब भारी मतों से और भारी इससे जीत रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आसिफ भाई ने कहा था कि संविधान के जो है कोई बदल नहीं सकता, तो जो संविधान की बदलने की बात जो चल रही है उस पे से मैं थोड़ा सा आपका नजरिया मेरी तरफ करता हूँ कि संविधान बदलना स्टार्ट हो चुका है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और वहां पर जो है यूसीसी, जो उत्तराखंड में जो सिविल कोर्ट है, वह एक्ट जो है लागू हो चुका है। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू हो चुका है और उसके अंदर जो है उन लोगों ने एक समान जो संविधान है वो मतलब वो संविधान बदलने का मतलब शुरुआत वहां से शुरू हो गई है। अगर बीजेपी आती है तो वो जो सवाल उठ रहे हैं कि संविधान बदलेंगे,
तो ये संविधान बदलने की शुरुआत हो गई है। तो संविधान बदलने से है ना पूरे हिंदुस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि ये 1950 में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो है ये संविधान लागू किया था, और ये संविधान लागू जब हुआ था तो ये सारे धर्मों के लिए बहुत अच्छा संविधान था, सब धर्म के लिए। उसके अंदर तुम्हारे हिंदू धर्म है, सिख है, मुस्लिम है, दुनिया भर में सबसे हाँ। अच्छा अगर संविधान किसी देश का है तो वो इंडिया का संविधान है। तो ये संविधान जो है सबके लिए था। अब क्या होगा कि अगर ये लोग संविधान हमारे अगर समझो संविधान के अंदर सबको एक जैसा वो देते हैं कि भाई सबके लिए एक जैसा कानून देते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारे धर्म के अंदर जो है उसके कुछ अलग कानून है, सिख के अंदर कुछ अलग कानून है, हिंदुज्म में जो है वो अलग कानून है। तो ये कानून जो है बाबा डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो है ये सब देखते हुए इस संविधान को रखा था। कहने का मतलब ये जो पूरी लड़ाई है ये संविधान बचाने की लड़ाई है जो इंडिया अलायंस लड़ रहा है। हाँ, सीधी बात है ना, इसमें नुकसान सबका है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमान का नुकसान है, इसके अंदर हिंदुओं का भी नुकसान है, सिख का भी नुकसान है, क्रिश्चियन का भी नुकसान है। तो ये बचाने की कोशिश हम लोग सारे जितने भी है एक साथ में मिलके, इसीलिए आज बीजेपी अलग पड़ चुकी है और ये जितने भी जितने दूसरे पार्टीज है वो सब एक साथ में, और ये सब देखते हुए इन लोगों की हवा निकल चुकी है। और इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की हवा चली है और इंशाल्लाह कांग्रेस ही जीतेगी। करीम भाई, लोगों को ऐसी बहुत उम्मीद थी कि राहुल गांधी जो आपके वरिष्ठ नेता है वो अमेठी से मतलब इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अमेठी से ना लड़ते हुए उन्होंने रायबरेली को चुना, जिसको लेके मोदी ने काफी मतलब उनको पर तंज किए हैं। उनका कहना है कि वो डर गए, वो भाग गए, अमेठी छोड़ गए। आप क्या कहना चाहिए, क्या राहुल गांधी का अमेठी छोड़ के बरेली से चुनाव लड़ना क्या जो उचित है, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी ने अमेठी से चुनाव लड़ना क्यों जरूरी समझा, क्योंकि रायबरेली जो सीट है वो उनकी पीढ़ियों की सीट है, शुरू से लेके अभी तक जो भी पारिवारिक सीट है। तो वो वहां से इलेक्शन लड़ना उनको इतना जरूरी था क्योंकि उनकी माँ ने वो सीट छोड़ दी थी, अब वो सीट खाली थी और वहां पे किसी न किसी को तो लड़ाया जाना था। और वहां की जो जनता है वो कुछ समय से अनशन पे बैठी हुई थी, प्रदर्शन कर रही थी कि यहाँ से गांधी परिवार का ही कोई परिवार जो कैंडिडेट है वो खड़ा होना चाहिए। और इसीलिए, और दूसरी बात ये भी है कि अमेठी से जो कैंडिडेट है बीजेपी के वो है स्मृति ईरानी जी। अब स्मृति ईरानी जी ये चक्कर में ज्यादा थी कि राहुल गांधी जी अगर मेरे खिलाफ अगर चुनाव लड़ते अमेठी में तो एक मुद्दा बीजेपी को बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाता, और पूरा चुनाव खत्म होने तक राहुल गांधी जी ने क्या कहा, स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा, तो पूरा जो मूड है ना वो अमेठी एक सेंटर बन जाता। तो इसीलिए भी उस चीज को खत्म करने के लिए, और जो ये मीडिया कर्मी है ये पूरा बना के बैठे थे अपना प्लान कि अमेठी से अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो उनको किस तरह से घेरा जाए। तो घेराबंदी पहले से की जा चुकी थी और बीजेपी की जो रणनीति थी उसके ऊपर सब लोग काम करना शुरू कर चुके थे। तो ये सारी चीजें जो है वो कांग्रेस के भी जो अधिकारी है उनके नॉलेज में भी ये सारी चीजें थी। तो उनको मालूम है कि अगर राहुल गांधी जी वहां से लड़ते हैं तो उनके खिलाफ जो हवा तैयार की जाएगी इसमें राहुल गांधी जी को कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। बात उठ के आ जाएगी फिर हिंदू मुसलमान पे, फिर आ जाएगी हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, फिर आ जाएगी हाँ किसी न किसी तरह से जो देश का माहौल जो है वो डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि अभी जो देश का जो माहौल चल रहा है वो मुद्दों पे चल रहा है, जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है वो मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। बीजेपी हर तरह से अपनी कोशिश कर रही है कि इसको डाइवर्ट किया जाए। तो ये एक उनकी रणनीति थी बोलने की कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, उनको बुलाया जा रहा था, बार बार उन पे प्रेशर डाला जा रहा था बयानबाजियों के थ्रू कि भाई अमेठी से वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन उनको जो सीट बचानी जरूरी थी वो थी रायबरेली। और दूसरी बात, स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्मृति ईरानी कोई इतनी बड़ी नेता नहीं है इस वक्त कि राहुल गांधी जी को उनके खिलाफ उतरना पड़े। और दूसरी बात, डर के भागने वाली जो बात आपने कही, तो डर के भागने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना। रायबरेली से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो एक नेता के खिलाफ नहीं लड़ते, वो बीजेपी की जो ताकत है उसके खिलाफ लड़ते।
और अमेठी से, सॉरी, और रायबरेली से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी तो बीजेपी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं ना। तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है, यहाँ पे एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ नहीं खड़ा है। तो पार्टी की जो विचारधारा है मेन मायने वो रखती है, और हराया जाना है वो पार्टी को, किसी एक नेता को नहीं। अब यहाँ पे ये बोला जाएगा, कहने का मतलब ये कि बरेली से जो राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हो वो मतलब पार्टी ने ठीक किया, उनको वहां से टिकट देके। बहुत अच्छी रणनीति थी। अब्दुल हक भाई क्या कहना चाहेंगे? 20 मई को कल्याण लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, यहाँ पे शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को टिकट दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है उसकी तरफ से वैशाली दरेकर जी खड़ी है चुनाव मैदान में। तो कैसे देखते हैं आप इस मुकाबले को? क्या ये बहुत कड़ा मुकाबला होने जा रहा है? तो इस मुकाबले के अंदर आपको किसकी जीत की संभावनाएं नजर आती है? सबसे पहले मोइन भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ मुमला वासियों से कि अपनी महायुति की जो कैंडिडेट है वैशाली देवेकर, वो हमारे लोगों के बीच में आए, मिले जुले, और उनके लिए मुमला वासियों से अपील है कि चुनाव के अंदर भारी मतों से उनको विजयी घोषित करें। और उनको पार्टी उनका पूरी तरीके से समर्थन कर रही है। हमारी पार्टी पूरी तरीके से समर्थन कर रही है, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो भी है वो भी उनके साथ में है, और सारे कार्यकर्ता। और कांग्रेस आज भी मुमला के अंदर जिंदा है, और कांग्रेस हमेशा जिंदा रहेगी। कांग्रेस को कितना भी कोई खत्म करने की कोशिश करेगा, कांग्रेस खत्म नहीं होगी। मोइन भाई, कांग्रेस है और रहेगी, और कांग्रेस ही मुमला के आवाम को ये जागरूक करेगी कि वैशाली देवेकर को घर घर जाके वोट मांगेगी उनके लिए, और उनको इंशाल्लाह लोकसभा में भेजने का, संसद में भेजने का पूरा कोशिश करेगी। आसिफ भाई, सबसे आखिर में मेरा सवाल रहेगा कि ये जो 20 मई को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसको लेके आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मोइन भाई, मैं शहर की जनता से ही नहीं, मैं सारे देश की जनता से ये अपील करूंगा कि जहां कहीं भी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट खड़े हैं, आप लोग अपने वोट को जाया ना करें, अपने वोट को बर्बाद ना करें। आप लोगों ने खुद 10 साल के हालात देख चुके हो। आगे आने वाले वक्त में जो संविधान टारगेट पर है, डेमोक्रेसी टारगेट पर है, हमारी और तुम्हारी आजादी आज दांव पर लगी है। तो मैं पूरे देश से, खासतौर पे मुमरा कौसा की आवाम से ये अपील करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को आप लोग जहां कहीं भी रहते हो, 20 तारीख से जितनी भी जगह पे अलग अलग डेटों पे जहां भी इलेक्शंस है, उसमें इंडिया अलायंस के जहां भी कैंडिडेट आप लोगों के सामने हो, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को वो अपने घर की लड़ाई, अपनी आपस की मगजमारी या जो कुछ भी हो उसको साइड रख करके इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है, सिर्फ ये मद्देनजर रखते हुए में उसको अपना वोट दे, अपने वोट का सही तरीके से यूज करें और हमारे देश को जो है वो टूटने से बचाए। जमीर भाई, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मुमरा कौसा के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पर राजनीति तो बहुत चलती है मुमरा में, मगर जो मुमरा की राजनीति है उसको अभी फिलहाल साइड में रखना होगा, क्योंकि हमें पता है क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले हैं और किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। तो मुमरा की जनता से मेरी सिर्फ एक ही अपील है कि अपने झगड़ों को, ये जो घर का झगड़ा है इसको हम इंशाल्लाह बाद में सॉल्व करेंगे। बाद में सॉल्व करेंगे, मगर फिलहाल हमको हिंदुस्तान को देखना है, इंडिया को देखना है, कांग्रेस को देखना है, तो उसकी जीत जो है वो बहुत जरूरी है। तो अपने अल्लाह के वास्ते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने झगड़ों को साइड में रखें और कांग्रेस को जो है और हमारी जो वैशाली दरेकर जो ताई है उनको जिताए, और उनकी जो निशानी है वो मशाल है कांग्रेस के साथ में, तो मशाल को याद रखें। और सभी से मेरी गुजारिश है, सभी जितने भी है सबसे अपील है कि हाथ जोड़ रहा हूं मैं बार बार यही चीजों के लिए कि भाई इस टाइम पे अपने झगड़ों को साइड में रखें और उसको जिताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मुमरा टाइम्स। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल मुमरा टाइम्स को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद।